have with us Lala Jisani, who is working with PUCL. She's the National Secretary for PUCL and also practicing Bombay High Court में. And along with that, she works represents the affected communities के जो भी cases है वो सबको थी and is involved in people's movement with Samvida and the group who are working on this case. ठीक है. So I think आज के दिन और कल के दिन भी आप लोगों ने बहुत ही मतलब डिस्कशन में आप लोग पढ़े होंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी है और इसके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं. आज हम लोग जो सेशन लेने वाले हैं, मैं जो सेशन अभी लेने वाली हूँ वो कानून के ऊपर है कि कानून क्या है हमारे देश में पर्यावरण को लेकर. इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. ऑफकोर्स ये कोई एक घंटे में बताने वाली चीज़ नहीं है. पूरा एनवायरमेंटल का जो कानून है मैं एक घंटे में बता ही नहीं सकती, लेकिन मैं ओवरव्यू दूंगी कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है और ये समझने के लिए कि हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत बात कर रहे हैं. क्लाइमेट एक्शन की बातें तो ग्लोबली हो रही है, राइट. आज तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इवेंट हो गया है वो कॉप है. तो कॉप पे हमेशा पता चलता है कि नहीं मोदी जी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन को लेके और उन लोग कार्बन क्रेडिट्स पे तो क्लाइमेट एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा काम हो रहा है. अलग अलग प्रोग्राम स्कीम्स लाई जा रही है पर्यावरण को बचाने के लिए. टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है. अभी कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा था और बहुत सारे अलग अलग उपाय जो है वो शोधे जा रहे हैं सो दैट हम लोग जो प्रॉब्लम वाले जो फ्यूल्स हैं जिसके वजह से कार्बन एमिशन होते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग रिड्यूस करें और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करें. तो इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स इंटरनेशनली हो रहे हैं. आप लोगों ने भी थोड़ा सुना होगा उसके बारे में. लेकिन एक्चुअली इंडिया में क्या हो रहा है, हम कह तो रहे हैं वहाँ जाके कि हम लोग ये सब करेंगे, ये सब करना चाहिए, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हम भी बहुत हद तक हमें जानकारी मिलती नहीं है या हमें मिल नहीं पाती, मतलब पहुँचती नहीं है. कानून का जब बात आता है तो हम लोग नहीं देखते क्योंकि इतना बोरिंग है, कौन पढ़ेगा. एक कानून पढ़ने जाओगे तो फिर सबसे पहले नींद आती है लोगों को, आप क्यों पढ़ेंगे कानून. तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूँगी कि कानून में क्या लिखा है पर्यावरण को लेके और हमारे जो हक है, पर्यावरण की जो हक है, इसको लेके कानून क्या कहते हैं. सबसे पहले अगर हम लोग, ये बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, ये लंबे टाइम का वर्कशॉप का प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ थोड़ी चीज़ों पर अभी टच करूँगी. पहली बात तो हमारे संविधान में पर्यावरण का जो हक है कि वो है कि नहीं है आपके साथ, कोई जानता है. हमारे संविधान में राइट टू एनवायरनमेंट है कि नहीं है कि नहीं है, कुछ आइडिया है आपको? किसी को भी यहाँ पे आइडिया है? जब अच्छा संविधान कब आया था? ठीक है, 1950 से लागू हुआ 26 जनवरी 1950, वो है रिपब्लिक डे. ओके, और 26 नवंबर 1949 को संविधान आया था, जिसे हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं. ठीक है, अभी जो संविधान था तभी ही उस जब संविधान बनाने की प्रक्रिया हो रही थी तभी साथ में एक और डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया हो रही थी ग्लोबल स्तर पर. ठीक है, उसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. 1948 का डॉक्यूमेंट है. 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया. ओके, जो ह्यूमन राइट्स लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है और इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को 10 दिसंबर को मनाते हैं. सबको पता होगा 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे. करेक्ट. तो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और जो हमारा संविधान है वो एक ही टाइम पे लगभग बना, क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी भी 1.5 साल के लिए उस पर काम कर रही थी. तो दोनों जो है वो एक ही टाइम पे ऑलमोस्ट बने. और जो हमारे जो भारतीय पॉलिटिकल लीडर है वो भी उस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाने में शामिल थे, वो उस पर काम कर रहे थे. फॉर इंस्टेंस, सबसे पहला जो आर्टिकल है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो बोलता है ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, राइट. वो बोलता है, तो पहले क्या था, वो था ऑल मेन आर इक्वल, राइट. हमारा क्या था, ऑल मेन. लेकिन हंसाबेन मेहता जो है, जो
हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर है जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी में भी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में भी उनका एक योगदान है, उन्होंने पॉइंट आउट किया क्योंकि वो थी डेलीगेशन में ड्राफ्टिंग कमेटी को लेके और उन्होंने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लेके उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आप ऑल मेन आर इक्वल नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा ऑल ह्यूमंस आर इक्वल क्योंकि विमेन ऑल्सो हैव द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो आर्टिकल 1 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स उसमें भी हमारा योगदान था। तो दोनों ये डॉक्यूमेंट्स एक साथ बने, लेकिन ऐसे बहुत सारे हक हैं जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में है लेकिन वो हमारे संविधान में नहीं थे क्योंकि वो डिबेटिंग प्रोसेस में क्लियर नहीं हुए या फिर उसको ऐसे समझा गया कि जो हमारे पास है वो उसको ऑलरेडी इंक्लूड करता है। राइट टू एनवायरनमेंट जो है वो हमारे संविधान में 1949 के संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, राइट टू एनवायरनमेंट तभी नहीं लिखा हुआ था। तभी क्या था, दुनिया जो है वो किस सोच में थी, दुनिया इस सोच में थी कि वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, उससे सारी इकोनॉमी नष्ट हो गई है, लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। पोस्ट कॉलोनियल जो वर्ल्ड है जहाँ पे हमारी जैसी यंग डेमोक्रेसीज है जो बढ़ने की कोशिश कर रही है, उन लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाने के मुहिम चलाने चाहिए और इसीलिए बहुत ही बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, काम होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। और कैसा डेवलपमेंट, तभी जो डेवलपमेंट था वो सब फॉसिल फ्यूल एनर्जी बेस्ड डेवलपमेंट था, मतलब ये सब जो है हमारी रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड डेवलपमेंट। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो ऐसे ही मूड में था, उससे हमारा देश नहीं, हमारा देश कभी नया देश था लेकिन पूरा वर्ल्ड इस मूड में था क्योंकि ये वॉर जो है उसकी वजह से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था और सिविलाइजेशनल चेंजेस हुए थे, राइट। तो उसमें अगर हम लोगों को कंट्री चलानी है तो हम लोगों को हमारी इकोनॉमी डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे मूड में सब लोगों ने तभी वो उस ऐसे मूड में सब लोगों ने बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की, बहुत ज़्यादा। एक हद तक ऐसे हुआ कि बहुत ही अर्ली 1970s में ही ये रियलाइजेशन होने लगा कि ये बहुत ही गंदे स्तर पर ये डेवलपमेंट हुआ है। हमारे देश में कभी क्या हो रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं था कभी, लेकिन वो ऐसे केसेस आने लगे। आप लोगों ने थोड़े केसेस के बारे में सुना होगा, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस, वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे कंट्री में। ऐसे बहुत सारे केसेस आने लगे, MC मेहता का केस था, बहुत सारे ऐसे केसेस आने लगे जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करने लगी हमारा राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले जो लॉ के स्फीयर में अगर हम लोग कहेंगे भारत में राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन कोर्ट की वजह से हुआ, कोर्ट के प्रोसेस की वजह से। कोर्ट ने क्या कहा कि जो आर्टिकल 21 है जो हमारे जीने का हक है, ठीक है, वो जीने का हक, ओके, एक सेफ और एक हेल्दी एनवायरनमेंट के बिना नहीं मिल सकता। राइट टू लाइफ इज ऑल्सो राइट टू डिग्निटी, यू कैनॉट हैव अ राइट टू लाइफ विदाउट डिग्निटी, राइट। तो इन ऑर्डर टू हैव योर राइट टू लाइफ यू नीड टू हैव राइट टू हेल्थ, यू नीड टू हैव राइट टू एनवायरनमेंट, यू नीड टू हैव राइट टू एजुकेशन और बहुत सारे जो अलग राइट्स है उससे कंप्राइज होता है राइट टू लाइफ। अभी ये राइट टू हेल्थ जो है, राइट टू एनवायरनमेंट जो है वो संविधान में फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में नहीं लिखा था। क्यों? क्योंकि तभी उन लोगों को नहीं चाहिए था कि लोग रोज उठ के बोलने लगे अरे हमारा फंडामेंटल राइट टू हेल्थ नहीं मिला, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो चैप्टर 4 है, उसमें गवर्नमेंट को या स्टेट को एक ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन मतलब उन लोगों का ड्यूटी है कि वो हमारे लिए अलग अलग चीज़ें करें, जैसे राइट टू हेल्थ को लेके, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट को लेके, ये सारी चीज़ें जो राइट टू एनवायरनमेंट तो था ही नहीं, वो बाद में आया, इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन राइट टू हेल्थ को लेके, राइट टू एजुकेशन को लेके, राइट विमेन और चिल्ड्रन को लेके अलग अलग जो प्रोविजंस है वो उनको उसके लिए स्कीम्स बनाए, पॉलिसीज बनाए, तो लोगों को अपने जीने का हक जो है वो सही मायने में मिले। अभी 1976 में फाइनली, पहले तो 1972 में, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा था, 1972 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इससे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इससे हमारे इंडियन जो लॉज है एनवायरनमेंट को लेके वो भी डेवलप होने लगे। जो हमारे प्रिंसिपल लॉज है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट,
स्टेट पॉलिसी है। चैप्टर 3 मतलब हमारा संविधान, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारा मूल्य अधिकार जो हम लोग मानते हैं, ठीक है, वो जो चैप्टर है उसमें आज तक राइट टू एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है, वो आज तक नहीं है। लेकिन जो चैप्टर 4 है उसके अंदर 1976 में आर्टिकल 48A लाया गया, जो कहता है स्टेट के पास एक स्टेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, एक ड्यूटी है, ठीक है, कि वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करे, वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को सेफगार्ड करे। तो ये एक जो इम्पोर्टेंट राइट आर्टिकल 48 आया। फिर सेकेंड जो एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन आया वो है आर्टिकल 51AG, जिसके अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी, जो वो जो चैप्टर है, चैप्टर 5 फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर। हमारी ड्यूटीज क्या है एज सिटीजन्स, तो इसीलिए आर्टिकल 51AG आया, जिसमें ये कहा गया है कि सब नागरिकों की ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करे, कि वो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को सेफगार्ड करे। तो अगर कोई आपको कल बोलता है कि आप एंटी डेवलपमेंट है, आप क्यों गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, ओके, आप क्या कहते हैं एंटी नेशनल है क्योंकि आप ये सारी चीजें एनवायरनमेंट के लिए बोल रहे हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो आपको क्या बोलना है कि मेरी ड्यूटी है आर्टिकल 51AG के अंदर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की। तो आप जो बोल रहे हैं वो गैर संवैधानिक है, आप एंटी नेशनल है, मैं तो देश का बचाव कर रहा हूँ, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो हमारी एक प्रोविजन आया। अभी इसके बाद जो है प्रक्रिया जो है, अब ये सारे लॉज जो पहले आए थे 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके अंदर जो सेक्शन 5 है और बाद में जो उसके रूल्स है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के रूल्स, उसके अंदर पावर दिया गया है कहते हैं स्टेट को कि वो अलग अलग जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है एनवायरनमेंट के, उनको और जो अलग अलग रिसोर्सेज है उनको बचाने के लिए अलग अलग लॉज लाए। तो ये जो रूल मेकिंग पावर या लॉ मेकिंग पावर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जो लाया गया था, उसकी वजह से बहुत सारे दूसरे लॉज आए जो एनवायरनमेंट के लिए आज भी लागू है। तो ये इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, पहले वो 5 प्रिंसिपल एक्ट्स आए, उसके बाद बहुत सारे लॉज आए। 1992 में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम था अर्थ समिट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस इसलिए था क्योंकि वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के 20 साल बाद था। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, 20 साल बाद एक ऐसा रिव्यू हो रहा था कि क्या हम कुछ कर पाए और ये बुरा हो। और इस रिव्यू में और उसके पहले भी ऑब्वियसली बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, ये पता चला कि हमने बहुत ज्यादा बुरा किया। आप लोग, अगर मुझे पता नहीं आप लोगों को स्कूल में था कि नहीं, लेकिन मेरे टाइम पे स्कूल में ये होता था, EVS करके एक सब्जेक्ट होता है, एनवायरमेंटल साइंस। मैं SSC बोर्ड में थी और मैं गवर्नमेंट अलाइड स्कूल में थी, तो मेरा SSC बोर्ड का है एक्सपीरियंस। हमारे पास EVS करके एनवायरमेंटल साइंस करके हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था। तो उसमें ना सबसे ज्यादा फोकस कौन सा था, वो था ओजोन लेयर डिप्लीशन। बहुत ज्यादा हम लोगों को तभी पढ़ाते थे ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऐसा ही हो रहा था तभी वर्ल्ड स्टेज पे, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्यों हो रहा था? क्योंकि तभी उन लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हुआ कि जो थोड़े गैसेस है, एमिशंस है, उसकी वजह से हमारा जो बहुत लाइफ गिविंग ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रहा है, ओके। और जो कंट्रीज के यहाँ पे ये ओजोन लेयर डिप्लीट होगा, ओके, वहाँ पे जो लाइफ है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो उन लोगों को लगा ये पूरे वर्ल्ड में होने वाला है, ये धीरे धीरे चल के पूरे वर्ल्ड में होगा और उसकी वजह से जो यहाँ पे रहना ही मुश्किल हो जाएगा। तभी ये थ्योरीज भी चल रही थी कि अब अगर यहाँ पे हम नहीं रह सके तो हम कौन से प्लैनेट पे जाके रहेंगे। तभी एक्सप्लोरेशन भी हो रहे थे, आप लोगों ने ये सब सुना होगा, राइट। तो ये जो पूरा तभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो 4 पे आया, इसका नाम था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। व्हाट डज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल मीन? आपने देखा होगा, मैंने पहला स्लाइड स्किप किया। तो बेसिक प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल जस्टिस को लेकर, हम बाद में आएंगे। ये जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये है कि कुछ डैमेज हो उसके लिए रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि कुछ डैमेज करने वाला है तो उसको रोको, ओके। तो उसका मतलब है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है एनवायरमेंटल लॉ का। हम इसके लिए नहीं रुक सकते कि पर्यावरण नष्ट हो जाए,
पर्यावरण नष्ट होगा, उसके बाद हम नष्ट नहीं होंगे, उसके साथ हम नष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि हम भी पर्यावरण का हिस्सा है। ओके, हम भी पर्यावरण का हिस्सा है। वी आर जस्ट अ स्पीशीज ऑन दिस प्लैनेट। ऑलराइट, तो पर्यावरण नष्ट होगा, हम भी नष्ट होंगे तभी। इसीलिए हमें पहले पर्यावरण को बचाना है। हमें ये नहीं देखना कि नहीं डैमेज हो गया, कॉम्पेंसेशन दो, चलो आगे बढ़ो, वापस डैमेज करो, नहीं। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को लॉ में लाना था। लॉ में लाना जरूरी है ना। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को आप लॉ में कैसे लाएंगे? आपकी कोई आइडिया है? अच्छा, मेन वे कैसे है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को लॉ में लाने के? मतलब डैमेज ना हो ये देखने के लिए मेन चीज आप क्या करेंगे? अगर आप कल गवर्नमेंट में आए, डैमेज ना हो ये देखने के लिए आप क्या करेंगे? प्रिवेंशन करेंगे। प्रिवेंशन कैसे होगा? तो लोग तो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, हाँ, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाएंगे, नहीं तो लोग तो अपना फ्री का और करेंगे। लॉ का क्या मतलब है? लॉ इज टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। लॉ क्यों रहता है? रूल्स क्यों रहते हैं? क्योंकि बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए। एक्चुअली लॉ जो है वो बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए है। ओके, अगर लॉ नहीं होगा और लोग उस लॉ से नहीं डरेंगे और एक लॉ एनफोर्सिंग मैकेनिज्म नहीं रहेगा, मतलब कोई पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, कोर्ट्स, कुछ भी, ये लॉ एनफोर्समेंट का जो मशीनरी है वो अगर नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे आपके हिसाब से? उनको कुछ अच्छा लगता है, उनको ये लैपटॉप अच्छा लगा, क्या लगता है? कोई नहीं, क्या है, किसका है, क्या फर्क पड़ता है? ओके, किसी ने मुझे गुस्सा किया, थप्पड़ मारने का है नो। ओके, तो ये जो लॉज का एक रीजन है। ऑफकोर्स इसमें हम लोग डेप्थ में नहीं जा सकते। लॉज के रीजन है, प्रॉब्लम्स है, कैसे यूज होता है, वो अलग चीज है। लेकिन रूल्स के बिना ओके कोई जो चाहे वो करेगा। और जिन लोगों के पास पैसा है वो तो सब कुछ छीन लेंगे, क्योंकि उनके पास पैसे के साथ पावर आता है, वो लोग सब कुछ छीन लेंगे। वो लोग जहाँ चाहे, कोई भी झाड़ हो, चाहे वो नदी के बीच में, नदी को फिल करके वहाँ पे अपना आलीशान घर बनाएंगे, क्योंकि उनको नदी का व्यू चाहिए। तो उन लोग जो चाहे करेंगे। ओके, तो इसीलिए लॉ का मतलब रूल्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को लेके रूल्स क्या हो सकते हैं? फॉर इंस्टेंस, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो वो नॉर्म्स के हिसाब से होने चाहिए, वो पर्यावरण को डैमेज नहीं करने चाहिए, उसके वजह से ट्री कट नहीं होना चाहिए। ओके, उसकी वजह से आजू बाजू के लोगों पर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एरिया को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसका पोल्यूशन जो है वो बिल्डिंग का सूरज वो नदी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वो अगर आप वहाँ पे कोई कमर्शियल कर रहे हैं एंटरप्राइज, तो उसके बाय प्रोडक्ट्स जो है, उसके डाइज है, उसके अलग अलग चीज़ें नदी में नहीं आने चाहिए, ग्राउंड को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, एयर को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो आजू बाजू के रहने वाले लोगों पर इम्पैक्ट करती है। और दूसरी बात, वो जो सारी चीज़ें हैं उसके वजह से पर्यावरण का हमेशा के लिए नष्टीकरण होता है, वो एरिया का पर्यावरण नष्ट हो जाता है। तो इस रूल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसका अमलीकरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ऐसी एक अंडरस्टैंडिंग जो आई थी कि लोग पर्यावरण को ऐसे ही नहीं बचाएंगे। इसीलिए तो सारे ये लॉज, ये सारे रूल्स, ये सारे हक को जो क्रिस्टलाइज किया गया वो उसी की वजह से क्रिस्टलाइज किया। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को लेकर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोविजंस आए उसका ये था कि कोई भी काम जो है कंस्ट्रक्शन का, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है जो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा रही है, उसको करने से पहले एनवायरनमेंट क्लियरेंस या एनवायरनमेंट अप्रूवल लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक जो तभी एक जो नोटिफिकेशन आया वो था 1994 एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन। इन 1994 के एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के नोटिफिकेशन के अंदर एक प्रोसीजर दिया गया था जिसमें आप एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे करेंगे और किन प्रोजेक्ट के लिए ये करना जरूरी है। जैसे अगर कोई केमिकल और डाई की इंडस्ट्री है, पावर प्रोजेक्ट है, माइनिंग का प्रोजेक्ट है, इन सबसे बहुत ज़्यादा पहली बात तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ये पहले समझिए, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बड़ा लैंड लेते हैं ये प्रोजेक्ट, ठीक है, पूरी विलेजेस को खा जाते हैं। मतलब आप कौन से गांव से? नाम क्या है? हाँ,
निर्मल गाँव। और आप कौन से गाँव से? हाँ, बिहार से है। ओ चलो, तो बिहार में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, महाराष्ट्र में भी होते हैं ऐसे, लेकिन जो आपका जो पूरा गांव है, ओके, उसको अगर उन्होंने बोला कि आज से ये गांव नहीं रहेगा, ठीक है, हम यहाँ पे एक बड़ा सोलर पार्क करने वाले हैं और गांव के सब लोगों को वहां से हटा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे? आपके गांव में झाड़ है? आपके गांव में वन है? हाँ, वहाँ पे वन है क्या? फॉरेस्ट है वहाँ पे? प्रॉपर है, प्रॉपर फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे बहुत झाड़ होंगे फॉरेस्ट के अंदर, और वो फॉरेस्ट में रहने वाले मतलब अलग अलग प्राणी भी होंगे, राइट? तो वो सारी जो चीज़ें हैं जो उस विलेज में है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो कोई क्या कहते हैं वहाँ पे रहने वाले वाइल्ड लाइफ हो, चाहे वहाँ पे कम्युनिटी जो रह रही है पहले से बहुत बहुत सालों से वहाँ पे रह रही है, आदिवासी इलाका है, वो सबको नष्ट करके ये एक प्रोजेक्ट बनाया जाए। और इस प्रोजेक्ट का जो है, ओके, ये प्रोजेक्ट कौन बनाते हैं? प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट बनाते हैं कंपनियां। हमारे देश में आज की तारीख में सिर्फ कंपनियां प्रोजेक्ट बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है? लैंड देती है। पहले क्या था कि कंपनी गवर्नमेंट की भी कंपनियां होती थी जो प्रोजेक्ट बनाती थी। आज की तारीख में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर और सब प्राइवेटाइज होने की वजह से सब प्रोजेक्ट कंपनियां बनाते हैं। तो किसके प्रॉफिट के लिए बनता है? वो आपके प्रॉफिट के लिए बनता है, कंपनी, वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए बनता है। तो ये ऐसी कंपनियां जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाती है तो उनको एनवायरमेंट अप्रूवल लेने की जरूरत है, क्योंकि इसके वजह से पर्यावरण पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये 1994 का नोटिफिकेशन जो था उसके अंदर एक शेड्यूल था कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए और कौन से कितने बड़े वो प्रोजेक्ट होंगे, उसके उस प्रोजेक्ट में आप लोगों को एनवायरमेंट परमिशन पहले लेने की जरूरत है। तो इसके बाद एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो रियो डिक्लेरेशन में आया वो था पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल पहले से था, मतलब ये लायबिलिटी का प्रिंसिपल है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी करके, जो जिसमें अगर कोई किसी के प्रोजेक्ट या किसी की एक्टिविटी की वजह से पर्यावरण पे नुकसान होता है या लोगों पे नुकसान होता है, पर्यावरण पे नुकसान होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा, पर्यावरण पे जब नुकसान होता है तब लोगों पे भी नुकसान होता है। दोनों बहुत ही इंटरकनेक्टेड है, हम पर्यावरण का हिस्सा है। आपका अगर विलेज जाएगा, आपके नुकसान होगा कि नहीं होगा ना, तो वो इंटरकनेक्टेड है। तो ये दोनों जब पर्यावरण पे लोगों पे नुकसान होता है तभी उसकी भरपाई कौन करेगा? ऑलरेडी हो गया सब, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल तो ये नुकसान मत होने, राइट? और अगर ऑलरेडी हो गया तो उसका भरपाई कौन करेगा? तो जो पोल्यूट करता है, जो डैमेज करता है, उसको उसकी भरपाई करनी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो पहले से लॉ में आ रहा था। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो पूरा केस था वो कॉम्पेंसेशन को लेके था, विक्टिम्स को लेके, क्योंकि ऑलरेडी एक ट्रेजेडी हो गई, ऑलरेडी एक इंसिडेंट हो गया, उसकी वजह से ऑलरेडी नुकसान हुआ। एक टाइप ऑफ नुकसान है जो ऑलरेडी हुआ, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, पोल्यूशन, जो तभी हुआ हो, ओके। और दूसरा है लास्टिंग इम्पैक्ट उसका, इतने साल चलेगा वो नुकसान, राइट? क्योंकि वो केमिकल रहेंगे वो एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो उसको लेके जो उनका पूरा स्ट्रगल चल रहा है, आज भी चल रहा है, आज भी वो विक्टिम्स जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स है उनका आज तक स्ट्रगल चल रहा है। 1984 में हुआ था वो, राइट? तो ये जो पूरा इम्पोर्टेंस जो है, इसको आप लॉ में कैसे लाए, सो दैट पहली बात, लॉ में लाने से दो चीजें होती है, राइट? एक जो है कि हम लोगों का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, राइट? ऐसा नहीं है लॉज रोज तोड़े जाते हैं तो ये अलग बात है, हम ट्राई कर सकते हैं कंट्रोल करने की, क्योंकि लोगों में फियर होता है, ठीक है। स्पेशली जिनके पास एक कॉन्शियस है, उन लोगों में तो फियर होगा ही कि नहीं हम लोग तोड़ेंगे, या उनको खुद के लिए प्यार है, उनको थोड़ा डर लगेगा कि नहीं हमको जेल में डाल देंगे, राइट? और दूसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई इनजस्टिस होगी तो उसका भरपाई होना चाहिए, उसकी रेमेडी होनी चाहिए, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लॉ हमें प्रोवाइड करता है, राइट? तो ये इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स है उनके लिए हमारे भी लॉज बने। सब वेरी इंपॉर्टेंट जो लॉज है, एक है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एसा एक्ट 1996। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ इसीलिए है क्योंकि
शेड्यूल्स दिए, मतलब जो शेड्यूल दिए गए हैं उसमें जो लोग आदिवासी इलाकों में रहते हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स से आते हैं, उनके एरियाज को प्रोटेक्ट किया गया है, राइट। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग इंडिजिनियस कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये जो शेड्यूल्ड एरियाज है, ओके, उसके लिए ये लॉ लाया गया, ओके, टू प्रोटेक्ट सेल्फ गवर्नेंस। सेल्फ गवर्नेंस मतलब जो आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करेंगे। उनके एरिया में होने वाले कोई भी चीज को लेके वो खुद डिसीजन मेकिंग करेंगे। उसके लिए पेसा एक्ट लाया गया। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये शेड्यूल्ड एरियाज हम कह रहे हैं आदिवासी इलाके। आदिवासी इलाके कौन से हैं? फॉरेस्ट एरियाज है, करेक्ट। वो वन एरियाज है, राइट, जहाँ पे आदिवासी कहाँ रहते हैं? वो एक फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटी है। अलग अलग आदिवासी कम्युनिटीज अलग अलग एरियाज में रहती है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज हो, चाहे वो दूसरे प्रकार के इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज हो, वो बेसिकली सबसे जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल इकोसिस्टम्स में वो रहते हैं। और वो बहुत सालों से, ओके, सेंचुरीज से, हमेशा से वो एरियाज को गार्ड करते आए हैं, वो उसका ख्याल रखते आए हैं, वो उसके साथ रहते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय करके नहीं रहते। सिटीज कैसे बने? सिटीज नेचुरल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करके बने। पूरा एरिया आपने बॉम्बे कितना बड़ा है देखा है? भाई मैं अंधेरी में रहती हूँ, मुझे आने के लिए यहाँ पे 1.5 घंटा लगता है, ओके, और हम तो आधी बॉम्बे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉम्बे इतना बड़ा है, राइट। पूरा बॉम्बे जो है वो एक नेचुरल जो क्या कहते हैं इकोसिस्टम है, उसको डिस्ट्रॉय करके बना है। लेकिन आदिवासी जो है वो इकोसिस्टम के अंदर रहते हैं, वो उसके साथ रहते हैं, ओके। वो अपने आप को एक स्पीशीज मानते हैं, ठीक है, थर्ड स्पीशीज नहीं मानते कि हम सब कंट्रोल करते हैं, हम सब डिस्ट्रॉय करेंगे, हम जो चाहे वो करेंगे, वो नहीं मानते, ठीक है। तो ये जो इलाके हैं शेड्यूल्ड एरियाज, वो एक्चुअली हमारे वन को बचाते हैं। हमारे वन, हमारे वाटरिंग होल्स, हमारे जो भी नेचुरल इकोसिस्टम्स है, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, उस सबको बचाने वाले वो बचाने वाला जो एक्ट है। और वो कैसे बचाएंगे? हम यहाँ बॉम्बे में रहते हैं, क्या हम वहाँ बिहार के कोई फॉरेस्ट को बचा पाएंगे? बॉम्बे में रह के आप बचा पाएंगे? आपको वहीं पे जाके बचाना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो कौन वहाँ पे बचाएगा? वहाँ के लोकल कम्युनिटीज उसे बचाएंगे। और वो कैसे बचाएंगे? उसके लिए उन्हें हक रहना उनके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पंचायत ऐसा का एक्ट जो है, वो जितना आदिवासी के लिए है, वो हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो हमारा काम कर रहे हैं जब हम वहाँ पे नहीं है, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया, जिसमें ग्राम सभा लेवल पे कोई भी प्रोजेक्ट अगर हो रहा है तो ग्राम सभा लेवल पे उसकी कंसेंट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सब ग्राम सभा उसे पास करेगी तो ही वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है, तो ही उसको फॉरेस्ट अप्रूवल मिल सकता है। फॉरेस्ट अप्रूवल क्या है? फॉरेस्ट अप्रूवल ऐसे लगता है बहुत पॉजिटिव शब्द, राइट। फॉरेस्ट अप्रूवल मिलना, अगर किसी प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट अप्रूवल मिला, मतलब क्या उसका? फॉरेस्ट क्लियर, मतलब फॉरेस्ट क्लियरेंस बोलते हैं ना उसे, तो एक्चुअली वो क्लियरेंस है। फॉरेस्ट हटाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, ये उन लोगों का रियल अभियान है। वो अलग अलग अभियान देते रहते हैं, ये एक्चुअली रियल अभियान है। फॉरेस्ट हटाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, ये है रियल डेवलपमेंट। आज की तारीख में हम फॉरेस्ट हटाने की कंडीशन में नहीं है। सौम्यता ने बताया होगा कि लोग बोल रहे हैं कि ट्री प्लांट करो। ट्री प्लांट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे फॉरेस्ट बचाना इंपॉर्टेंट है। वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट जो है वो एक्चुअल कार्बन सिंक्स है, जिसकी वजह से हम आज जिंदा है, उसकी वजह से हम जिंदा है। उसको हटा के आप नया प्लांट बनाएंगे, उससे कार्बन सिंक नहीं बनेगा। उसको हटाने में कार्बन एमिशंस है, आप उसे हटाएंगे तो अंदर जो ट्रैप्ड कार्बन है वो वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा, ऑलरेडी आपका हो गया नष्ट। तो वो जो फॉरेस्ट है उनको बचाना ज्यादा जरूरी है, और उसके लॉज को लेके क्या हो रहा है वो समझना हमें ज्यादा जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर, ओके, जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स है, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम मतलब आप लोग आयुष जानते हैं? आयुष की क्लिनिक्स होते हैं यहाँ। अच्छा, और आपको बाबा रामदेव का
ब्रांड पता है पतंजलि। तो ये सब क्या करते हैं, वो लोग बॉटल करते हैं हर्ब्स को, राइट, और आप लोगों को सब लोगों को बेचते हैं, ठीक है। और उन्होंने सारे हर्ब्स, सारे सिस्टम्स को कमर्शलाइज कर दिया, ठीक है। इसके लिए ये उनकी चलाने के लिए दुकान होगी, जो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट दुकानें बन गई है, ओके, उनको चलाने के लिए वो आज आदिवासियों के लैंड में जाके उनकी चीजें वहां से, मतलब जो फॉरेस्ट की चीजें हैं, वो अपने प्रॉफिट के लिए वहां से ले रहे हैं। और ये जो प्रॉफिट जो उनका बन रहा है, उनकी नॉलेज भी वहां से ले रहे हैं, और ये जो उनका बन रहा है वो प्रॉफिट उनके पॉकेट में जाता है, टोटली उनके पॉकेट में जाता है, और वो उनके पास रखते हैं, राइट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से आप ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो है, नॉलेज सिस्टम्स, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। आपको उसका जो भी प्रॉफिट है, उसको आपको, या उसका जो क्रेडिट है, प्रॉफिट है, वो आपको वहाँ पे रहने वाले इंडिजिनियस कम्युनिटीज जो है, लोकल कम्युनिटीज जो है, आदिवासी कम्युनिटीज जो है, उनको देना पड़ता है। इसको भी अमेंड किया गया अभी बहुत हाल ही में, और इसमें उन्होंने आज की तारीख में आयुष को वहाँ पे एग्जाम कर लिया है। तो वो सारे जो सिस्टम्स जो पहले आप नहीं कर सकते थे, आज वो अलाउड है। वैसे भी हो रहे थे, वो बात अलग है, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। ये अलग बात है कि एनवायरमेंटल लॉज का सबसे पहले से ही सबसे पुअरेस्ट इम्प्लीमेंटेशन एनवायरमेंटल लॉ का रहा है, ओके, लेकिन जो था भी पॉलिसी में, उसको निकाल दिया गया। तो ये सारी चीजें जो है, मतलब ये एक उदाहरण के तौर पे बोल रही हूँ, लेकिन ये जो सारे सिस्टम्स है, ठीक है, उनको भी एक्सप्लॉइट किए गए हैं। हम सोचते हैं कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। नेचुरल को भी कमर्शियलाइज किया जाता है, राइट। पैसा को भी, जिसके बारे में पहले बात कर रही थी, उसको भी बाईपास किया गया है, ओके। ग्राम सभा कंसेंट लेनी होती है, प्रोजेक्ट बड़े फॉरेस्ट डाइवर्जन अगर हो रहा होगा तो ग्राम सभा कंसेंट पहले लेनी होती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको भी डाइल्यूट किया, बहुत तरीकों से डाइल्यूट किया। एक जो है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उसका जरूरी आना समझा नहीं। दूसरा, पहले क्या था कि आप अप्रूवल के पहले आपको ग्राम सभा कंसेंट लेना था, अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल के नाम पे, मतलब फर्स्ट अप्रूवल जो रहता है उसके नाम पे आपको नहीं लेना होता है, ठीक है। तीसरा, जहाँ पे भी हम लोग करते भी है ये ग्राम सभा का रेजोल्यूशन अगर पास होता है, तो वहाँ पे भी जाके उन लोग बहुत सारा जबरदस्ती करते हैं, और शाम की पब्लिक हियरिंग्स भी रखते हैं एनवायरमेंट क्लियरेंस के नाम पे, और कम्युनिटी लीडर्स को वहाँ पब्लिक हियरिंग्स में जाने नहीं देते, उनको जाके अरेस्ट कर लेते हैं। सब डर के मारे वो लोग अपने ऑब्जेक्शन नहीं देते। अगर ऑब्जेक्शन राइटिंग में, लेट्स से प्रेशर से राइटिंग में फाइल हुए भी, तो उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता है। अलग अलग वेज में उन लोगों ने पब्लिक हियरिंग का प्रोसेस तो खराब कर ही लिया है। ग्राम सभा का कंसेंट जो एक अलग प्रोसेस है, जो क्या कहते हैं पैसा एफआईआर के कानून के अंदर आता है, उसको भी उन लोग डाइल्यूट करते जा रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे वो ग्राम सभा कंसेंट होने पे भी उन लोग आगे बढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये पूरा जो एक डाइल्यूशन हो रहा है। जब ग्रामस्थ को कुछ करना है फॉरेस्ट एरिया में, तो फिर वहाँ पे ऑब्जेक्शन लेते हैं, करेक्ट, उनको नहीं देते। करेक्ट। इंस्टेड ये जो फॉरेस्ट के लॉज है ना, उनको आदिवासी कम्युनिटी के अगेंस्ट यूज करते हैं, राइट। वो कुछ भी अगर प्रोड्यूस भी लेना चाहेंगे, जाके वुड लेना चाहेंगे, जाके उनकी डेली एक्टिविटीज उनका फॉरेस्ट में रहते हैं, राइट, तो वो भी करना चाहेंगे, तो ये लॉज को लेके उनको, उनके ऊपर केसेस फाइल किए जाते हैं, फॉल्स केसेस फाइल किए जाते हैं, उनके एक्टिविटीज बंद किए जाते हैं, उनकी एरियाज में से उनको निकाला जाता है, एविक्ट किया जाता है फोर्सफुली, राइट। तो ऐसे तरीकों से फॉरेस्ट लॉज जो है वो कॉर्पोरेट के खिलाफ यूज ही नहीं हो रहे, और जो आदिवासी है उनके खिलाफ यूज कर रहे हैं। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून था पर्यावरण के लिए। हमारे सारे केसेस जो है, मैं था बोल रही हूँ हमारे सारे केसेस में एक्चुअली मैंने एनजीटी में अपियर होना, या मैंने एनवायरमेंटल के केसेस लेना 2013 में शुरू किया था, 2012-13 में शायद मैंने शुरू किया था। मैं एनवायरमेंट के स्टूडेंट टाइम से मैं एनवायरमेंट का काम कर रही थी, लेकिन मैं लॉयर बनी तब, और इसलिए मैं ये सारे केसेस भी लेने लगी। और 2012-13 में जब मैंने शुरू किया था, तब एनजीटी चालू हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो शुरू हुआ वो एक ग्रीन कोर्ट है, ओके। इसमें सारे एनवायरनमेंट को लेके सारे केसेस ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाते हैं। अपना महाराष्ट्र के जो सारे केसेस है वो पूना में जाते हैं। तो वेस्टर्न जोन का एक बेंच है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। तो गुजरात के केसेस है, महाराष्ट्र के केसेस है, गोवा के केसेस है, वो सारे वेस्टर्न बेंच पूना में जाते हैं, ओके। तो मैं वहाँ पे मेरा प्रैक्टिस जब मैंने शुरू किया और मैं ये सारे केसेस देने लगी 2012-13 की बात करूँ, जब मैंने पहला तभी एनजीटी शुरू हुआ था, नया था, 2010 में एनजीटी आया था। और मैं वहाँ पे जब केसेस देने लगी तो तभी मुझे याद है मेरे को मेरे सारे केसेस थे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की वजह से फाइल होते थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से सारे इन्फॉर्मेशन मिलता था, प्रोजेक्ट को लेके, लैंड को लेके, क्या स्टेटस है, उसके लैंड के डॉक्यूमेंट्स क्या है, उसका एरिया क्या है, मैप्स क्या है, सब हम लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन में मिलता था। प्रोजेक्ट कौन सा हो रहा है, क्योंकि उसके रिपोर्ट्स कौन से हैं, क्योंकि बिजनेस वाले तो अब ये कॉर्पोरेट वाले या फिर गवर्नमेंट कोई भी उसको अपलोड तो करते नहीं थे, वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होते थे ये डॉक्यूमेंट्स। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आप फाइल करो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालो, वो डॉक्यूमेंट स्टडी करो, वो पता चलता है कि ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, ये गलत बोला है, ये लाई किया है, सब पता चल जाता है। क्योंकि नहीं तो आप देखेंगे नहीं तो कुछ भी बात हो जाता है। तो आप देखेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। फिर मैं जाके केस फाइल कर दूँगी वो इन्फॉर्मेशन को लेके, और हमें बहुत सारे वैसे जजमेंट्स मिले एनजीटी में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ओके, हमें जस्टिस मिलने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप लॉ का अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर आप केस नहीं जीत पाएंगे, ऐसा है। तो इसको भी बहुत ही डाइल्यूट किया गया है। आज की तारीख में अगर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का एप्लीकेशन डालते हैं, ओके, तो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज निकालते हैं, बोलते हैं लेकिन ये नहीं, ये डिपार्टमेंट में नहीं, वो डिपार्टमेंट में। फिर वो बोलेंगे कि नहीं, आप मांगेंगे इतना इन्फॉर्मेशन और वो एक लाइन देंगे कि हाँ ये है, ये नहीं है। फिर उन लोग बोलेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते क्योंकि ये कवर्ड नहीं है, या फिर हाँ अवेलेबल नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है। तो आज की तारीख में उनको डर भी नहीं है आरटीआई का। जब आरटीआई आया था तो एटलीस्ट 8-10 साल के लिए डर था, किसी ने आरटीआई फाइल किया तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा, 30 डेज में ही देना पड़ेगा, ओके। और अगर वो नहीं दिया तो वो ऑफिसर जो है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या वो डिपार्टमेंट जो है उस पर उसको प्रॉब्लम में पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा एक इम्प्लीमेंटेबल लॉ लाया गया था, लेकिन वो पूरा जो है उसको नष्ट किया गया। लास्ट 10 ईयर्स में गवर्नमेंट को बोला गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बोला गया है कि आरटीआई जितनी भी फाइल हो कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ नहीं होगा, नहीं देना है मत दो। तो ये सिचुएशन में हम सोच रहे हैं कि ऐसा बोला गया होगा, नहीं तो क्यों नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्या ये इतना छुपाने के लिए? गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट सैंक्शन दे रही है, अगर कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स भी है तो हमारा पैसा हमारा जमीन, हाँ हमारा, तो क्यों नहीं देंगे वो? तो ये जो कि लेटर डालो, सो व्हेन आई हैड गॉन फॉर वन ऑफ द आरटीआई फाइलिंग, दे वर लाइक कि आरटीआई मत डालो, लेटर में डालो, आरटीआई डालोगे तो हम तुम्हें आंसर नहीं देने वाले, तो फिर तुम उनका लेटर डाल के देखो, लाइक कम से कम आंसर देने का कोई संभावना तो होगा। तो उन्होंने ही डिसाइड कर लिया है कि आरटीआई का अमलीकरण करना जरूरी नहीं है, आरटीआई मत डालो, आप लेटर डालो, ठीक है, अगर हम उसको रिप्लाई करेंगे। तो ये बेस में आरटीआई कितना डाइल्यूट हो गया है। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आरटीआई आज की तारीख में, ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आया है, ये अलग है, ये सारी डाइग्रेस कर रही हूँ मैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सक्लूड की जाएगी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन के नाम पे। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं लॉ में वो ये देखने के लिए कि हमारे राइट जो है वो कम हो। तो आरटीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून आया था। इंडिया में पहले से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं और बहुत ही एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के बारे में संविधान ने तो बताया ही होगा कि हमारी सिचुएशन क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जो हीट जो इंक्रीज हो रहा है और जो उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पे उसकी वजह से। तो ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून आया कि आप डिजास्टर के टाइम पे गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो रिलीफ की हो, चाहे वो रिहैबिलिटेशन की हो, चाहे वो कॉम्पेंसेशन देने की हो, ये सारी चीज़ों के बारे में ये लॉ ने
अगर कोई कम्युनिटी एक नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट होती है तो उनके हक जो है वो इस लॉ में क्रिस्टलाइज हुए। उसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें आई कि एक अथॉरिटी बनी जो ये सारी चीजें करेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेस्क्यू का काम करेगी। रेस्क्यू का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे। हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे कौन एक्टिवेट होता है? लोकल कम्युनिटी, वही खुद की मदद करती है और एक दूसरे की मदद करती है। हम लोग हमेशा देखते हैं नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन एक्टिवेट होता है, वो लोकल कम्युनिटी है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्टेट मशीनरी एग्जिस्ट करे, क्योंकि स्टेट के पास क्या है, इक्विपमेंट है, स्टेट के पास टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, हमारे पैसों की, हमारे टैक्सेस से बनी हुई, राइट? वो उनके पास रहती है, लेकिन वो किसके लिए रहती है? हमारे लिए, हमें असिस्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो स्टेट के पास है वो अपने रिसोर्सेज पूल करके रिलीफ, रिहैबिलिटेशन और सारे जो डिजास्टरों के टाइम पे जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करें। इसमें एक और चीज जो इम्पोर्टेंट लाई गई कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान उन्होंने तय किया कि कौन से एरियाज में डिजास्टर्स ज्यादा होते हैं, किस टाइप के डिजास्टर्स ज्यादा होते हैं, उन डिजास्टर्स अगर हुए तो क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए। इन सब चीजों को लेके डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर होने थे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे भी। हमारे में तो सिटी में भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसकी पहल की। तो ये सारी चीजें लाई गई, लेकिन इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जैसे हुआ ही नहीं है वैसा समझो, एक्सेप्ट फॉर रेस्क्यू उसका बहुत ही पुअर इम्प्लीमेंटेशन रहा। क्योंकि जब डिजास्टर्स होते हैं तो पूरी डिसीजन किसको कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, कौन से डिजास्टर में कॉम्पेंसेशन मिलेगा, कौन से डिजास्टर में नहीं मिलेगा, वो क्या है, वो भगवान के नाम पे है, नहीं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पॉलिटिकल डिसीजन हो गया है, तो पूरा पॉलिटिकली कंट्रोल्ड है ये पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा किस्सा। डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं और कम्युनिटीज गुस्सा भी हो रही है डिजास्टर्स को लेके, ऑर्गेनाइज कर रही है। सबसे ज्यादा काम कम्युनिटीज ने किया है क्योंकि उनको पता है कि वो रिस्क में है। सारा डिजास्टर रिस्क हम जैसे लोग जो सिटी में रहते हैं उनका डिजास्टर रिस्क कैरी कर रहा है जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं। हमारी लाइफस्टाइल सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ वो रिस्क ले रहे हैं हमारे लिए, राइट? उनको पता है क्या हो रहा है। ये हमारा डेवलपमेंट एजेंडा की वजह से जिसमें हम लोगों को हमारे पूरे नहीं सब जितना मिलेगा उससे ज्यादा हमें चाहिए, राइट? उसकी वजह से जो वहाँ रह रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है। उन लोग समझते हैं, उन लोग ऑर्गेनाइज भी करते हैं, फाइट भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारे डिसीजन जो है वो पॉलिटिकल है और उनकी आवाज़ें हम तक पहुँचती नहीं। तो ये एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का, उसको उसका अमलीकरण के लिए फाइट करने का, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी आज की तारीख में चीज़ है। कह रहे हैं अर्ली मानसून हो रहे हैं, ऑलरेडी हम मानसून में है ऐसा लग रहा है। अर्ली मानसून की वजह से बॉम्बे में क्या होगा, हमारे जैसे सिटीज में नहीं बचेगी ना, हम तो बहुत सारे फ्लड्स झेल चुके हैं। तो ये जो अलग अलग इश्यूज आज बढ़ रहे हैं उसको लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको लेके हमें क्या मिलेगा। अगर हमारा घर डिस्ट्रॉय हो गया तो हमें क्या प्रोटेक्शन मिलेगा, ये लॉ है उसके लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का, इसके बारे में मैंने पैसा के साथ बोला। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो भी एक पॉजिटिव लेजिस्लेशन के तौर पे आया था, परफेक्ट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें जो लोग चाहते थे वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में नहीं आई, लेकिन उसमें
डेवलपमेंट नहीं हो सकता, हम मानते हैं कि नहीं ये स्टेट के लैंड्स है, वो लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जो डेवलपमेंट नहीं हो सकता जो लैंड्स है उसको आज डेवलपमेंट जोन में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो फॉरेस्ट के लैंड है उनको कॉर्पोरेट्स को दिया जा रहा है इंडस्ट्री डालने के लिए, राइट। तो वो जो लैंड है अगर हम चाहते उसको हमारे लैंड बोल के हम वहाँ पे उनको नेचुरल एरिया रिजर्वेशन, उनको फॉरेस्ट का स्टेटस नहीं देंगे तो नहीं होगा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक्चुअली हमारे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अगर उनके हाथ में ही रहा और तो फिर उनके अगर हाथ में ही रहा तो वो किसी को भी दे देंगे। अगर हम लोगों के, और दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आदिवासी जो है, जो उस इलाके में पहले से रहे हैं, वो वहाँ के मूल निवासी है, उनके जो हक है, ओके, उनके हक को रिकग्नाइज करना, हमारे पास तो हमारा अपार्टमेंट है, हमारा लैंड है, वो उनका लैंड है, उनके लैंड राइट्स को रिकग्नाइज करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ साथ वो सिर्फ उनके ही एक इंडिविजुअल राइट की बात नहीं है, लेकिन उनकी कम्युनिटी के तौर पे उनका एक कल्चर है, एक ट्रेडिशन है जो प्रकृति के साथ रहता है मिलजुल, जो वाइल्ड लाइफ के साथ मिलजुल के रहता है, वो उनका जो एक कल्चर है, उसी से हमारा वन बच सकता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ जो आया है उसको भी बहुत डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। आज की तारीख में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन 0 है। हमारे यहाँ पे तो कोई फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का कोई फॉरेस्ट लैंड सेटल ही नहीं हुआ। आदिवासी कम्युनिटीज जो है उन्होंने एप्लीकेशन डाली है इंडिविजुअल राइट्स को लेके, कम्युनिटी राइट्स को लेके। आप आगे भी देखेंगे, साथ ही में आप अगर देखेंगे क्या कहते हैं अपना SGNP का जो थाना साइड है, वहाँ पे भी बहुत लोगों ने वहाँ पे एटलीस्ट 7 आदिवासी विलेजेस ने वहाँ पे पहल शुरू की है ये अपने फॉरेस्ट राइट्स के लिए, लेकिन उन्होंने क्लेम्स डाले हैं, वो क्लेम कहते हैं उनका एप्लीकेशन जो है, उन्होंने क्लेम्स डाले हैं, लेकिन वो क्लेम्स आज तक उनकी अर्जियाँ सेटल नहीं हुई है, उनके फॉरेस्ट राइट्स डिक्लेयर नहीं हुए हैं। जब तक वो नहीं होता तब तक एक ऑलवेज एक फियर है कि उनको माना जाएगा एज एनक्रोचर। आजकल क्या हो गया है, आदिवासी को बुलाओ एनक्रोचर और उनको वहां से हटाया जाएगा, राइट। उनको अपने जो पहले के, उन्होंने अगर वो चाहते, हम लोग सब भी पहले पूरा वन था, ठीक है, बहुत सारा मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वी कम फ्रॉम वो सब वन था, वो सब नेचुरल सिस्टम्स था, ठीक है। तभी डेवलपमेंट नहीं थी, रेलवेज नहीं थे, ये बड़े रोड नहीं थे, बड़ी बिल्डिंग भी नहीं थी, राइट। हम लोगों ने तय किया, हमारी पुश्तैनी अगर कोई ज़मीन है, हम लोगों ने तय किया कि हम वहाँ पे सारे वन हटा देंगे और वहाँ पे घर बनाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, जो भी करेंगे। इसीलिए वो फॉरेस्ट गए, वहाँ पे बहुत सारे इलाकों में फॉरेस्ट जहाँ पे था, जैसे बॉम्बे में फॉरेस्ट था, राइट, वो एरिया में उसे नष्ट करके बनाया गया, ओके। और उसके लिए हम लोगों को अवार्ड मिला, ये हमारी ज़मीन है, ये आपके कागज़ है, आप आज इसे बेच सकते हैं करोड़ों में अगर आप बॉम्बे में हो, ठीक है। हम लोगों को अवार्ड मिला, लेकिन जो लोग वो वन में रहते थे और उन्होंने नहीं तोड़ा अपना वन, उन्होंने उसे नहीं बेचा, ओके, उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया, और आज उनकी वजह से हम जिंदा है। क्योंकि आज तुम्हें पता है क्लाइमेट चेंज का क्या हो रहा है, तभी हमें शायद पता नहीं था, लेकिन आज हम जिंदा है। उन लोगों को तो पहले से पता था। इंडिजिनियस नॉलेज was the most powerful knowledge, right? वो एक नॉलेज सिस्टम जो है उसकी वजह से आज हम लोग जिंदा है, उन्होंने फोर्सी किया है हमारा फ्यूचर। तो वो लोगों को पनिशमेंट में एनक्रोचर्स बोल के उनको हटाया जाता है। तो ये समझने की बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग कहते हैं घुसपैठी, एनक्रोचर, ये वो शब्द हम सुन लेते हैं, हम लोग को लगता है हाँ सही है, लेकिन वो सही नहीं है। और उसको भी चैलेंज करना इस नैरेटिव को ज़रूरी, क्योंकि वो क्या है नैरेटिव, वो क्या है नैरेटिव, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है जो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है। बाकी सब छोड़ो, बाकी जो हम चीज़ें साइड पे रख देंगे आइडेंटिटी के, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो क्या है, वो लोगों को हटा रहे हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट को ज़मीन देने के लिए और बिल्डिंग बनाने के लिए, इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए, हटाने के लिए उनका एक वजह है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर मैं इसमें नहीं चाहूँगी कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट प्रोसेस है, मैंने जो आपको बताया था EI नोटिफिकेशन 1994, ओके, उसको रिप्लेस किया गया 2006 में विद द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट नोटिफिकेशन 2006। अभी ये जो 2006 का नोटिफिकेशन है उसमें सेम चीज
अगर आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, एक्टिविटी करनी है, या फिर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी बढ़ानी है, एक्टिविटी एक्सपैंड करना है, तो आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत है। वो एनवायरनमेंट, अगर वो एक्टिविटी लॉ के अंदर आता है, तो EIA नोटिफिकेशन 2006 का एक शेड्यूल है, जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ एक्टिविटी दी गई है, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने कहा, और किस हद तक वो इम्पैक्ट करता है उसके बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। वो क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर एक्टिविटी बहुत ही हाई इम्पैक्ट रहती है, तो उसका जो स्क्रूटिनी है वो नेशनल लेवल पे होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा है, इमेजिन करिए पूरा आपका विलेज ही खा रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, ठीक है, पूरा वन नष्ट कर रहा है, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उसका कौन चेक करेगा, उसको कौन चेक करेगा? तो वो नेशनल लेवल पे होना चाहिए। वो होगा थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जो हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, क्लाइमेट चेंज। वो वर्ड्स हम भूल जाते हैं, लेकिन जो उन लोगों को उसका स्क्रूटिनी करना पड़ेगा। ओके, अगर उससे कम है, ओके, अगर उससे थोड़ा कम है लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो आएगा एज अ कैटेगरी बी प्रोजेक्ट और उसका इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा। इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब क्या? उसका क्या प्रभाव होने वाला है इस प्रोजेक्ट का, ओके, उसका जांच करना, ठीक है। तो इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा स्टेट लेवल पे, तो उसके लिए है स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो वो इसकी एप्लीकेशन देगा। तो लॉजिकली उसका एक लॉजिक है, तू कौन सी बॉडी है इसको देखेंगे, राइट। इसको बहुत ही 100 से ज्यादा अमेंडमेंट 10 साल में इस लॉ के हुए। एक्चुअली अगर देखने जाए 2022 तक 100 हुए तो उसके बाद पूरा और क्या क्या अमेंडमेंट हुए। अभी इसमें क्या था, 4 स्टेज प्रोसेस था। 4 स्टेज में क्या आता है, पहले एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होती है, दूसरा होता है कि जो एक्सपर्ट एक कमिटी होती है, जो एक मिनिस्ट्री होती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, ओके, जो अथॉरिटी है, ठीक है, उनकी कमेटी बैठती है, वो एक एक्सपर्ट कमेटी होती है। एक्सपर्ट जो जानती है एनवायरनमेंट के बारे में होनी चाहिए, एटलीस्ट एक्सपर्ट कमेटी होनी चाहिए। ये एक्सपर्ट कमेटी कैसी होती है वो अलग बात है, हर लेवल पे प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये एक्सपर्ट कमेटी पे एक्सपर्ट जो है, उन लोगों को जो एप्लीकेशन मिलते हैं, प्रपोजल मिलते हैं, उनको स्टडी करना होता है, और वो स्टडी करके उनको जानना होता है कि इसमें ये एप्लीकेशन सही है, गलत है, क्या हो रहा है, क्या इसमें कोई एनवायरनमेंट पे प्रभाव होगा, क्या ये प्रभाव गलत होगा, अगर गलत प्रभाव नहीं करना है तो क्या करना चाहिए, क्या ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी है, क्या उन्होंने ये प्रभाव गलत ना हो उसके लिए क्या उन्होंने केयर लिया है, तो कहते हैं उसे मिटिगेशन। क्या वो मिटिगेशन कर रहे हैं? क्या मिटिगेशन का मतलब प्रिवेंशन, ओके, तो मिटिगेशन कर रहे हैं क्या, कि जो गलत प्रभाव हो रहा है उसका, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको एप्लीकेशन में देखनी होती है, उन लोगों को उसकी स्कोपिंग करनी होती है और टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनानी होती है। मतलब उन लोगों को इसमें देखना होता है कि इसमें क्या क्या स्टडीज चाहिए, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब उनको एक पूरा अग्रीमेंट टाइप बनाना होता है, जो अगर वो फुलफिल करेंगे, ओके, ये टर्म्स जो है अगर वो फुलफिल करेंगे तो उनका एप्लीकेशन कंसिडर किया जाए। तो इसके लिए उन लोगों को अलग अलग स्टडीज करनी होती है कि इसमें क्या अपना अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको फुलफिल करना होता है, और उनको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। ये जो उनका क्या कहते हैं एनवायरनमेंट का जो रिपोर्ट है उनका, वो अगर वो रिपोर्ट के अंदर उनको सारी चीज़ें डालनी होती है, ओके। ये जो EIA रिपोर्ट या एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का जो एक बड़ा रिपोर्ट बन रहा है, ओके, इस रिपोर्ट को बनाने के बाद, ओके, इसको पब्लिक में डालना होता है। अभी ये स्टेप नहीं होता है, ये जो पूरा रिपोर्ट रहता है वो पब्लिक में वो नहीं डालते हैं, ठीक है, बहुत टाइम। और दूसरी बात उन्होंने क्या किया, डाइल्यूट करके ये स्टेप ही निकाल लिया है। ये रिपोर्ट डायरेक्टली जाएगा गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट से पास कर देंगे। सबसे ज्यादा जो डाइल्यूशन हुआ है EIA नोटिफिकेशन का, वो ये स्टेप निकालने के लिए कि पब्लिक को पता ना चले कि ये रिपोर्ट में क्या लिखा है। तो वो स्टेप कौन सा था? वो 3rd स्टेप था, पब्लिक कंसल्टेशन का स्टेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेप था, जिसमें ये रिपोर्ट जो है वो सबके सामने आएगी, सब लोग देखेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको एक चांस मिलेगा गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए, उनको पब्लिक हियरिंग रखनी पड़ेगी।
वो एरिया। तो आपको लेट्स से आपका ये एरिया है, आगे का पूरा वेटलैंड एरिया है, वो वेटलैंड एरिया अगर वो डिसाइड करे कि वहाँ पे वो तोड़ फाड़ के वहाँ पे बड़ा डेवलप करेंगे बीकेसी की तरफ, ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो यहाँ पे लेट्स से उन लोग ऐसा कुछ प्लान करें कि बड़ा उन लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे, पूरा डेवलप कर देंगे, पूरा वेटलैंड खलास, ओके। और आप लोग यहाँ पे रह रहे, क्योंकि इतना बॉम्बे जितना भी घुटन वाला हो, यहाँ पे इतना हम लोग शांति से रहते हैं नेचर के साथ, पता चला कल नेचर ही नहीं है, उन लोगों को पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो आपको से होना चाहिए कि नहीं? आप लोगों को से होना चाहिए कि नहीं? तो वो से कहाँ से आएगा? जैसे मैंने कहा, अगर आप आदिवासी है, अगर आपको वन में रह रहे हैं, तो आपको ग्राम सभा कंसेंट है, राइट? आप FRA के अंदर अपने क्लेम डाल के अपना हक में बैठ सकते हैं वो जमीन पे, राइट? यहाँ पे अगर बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो EIA नोटिफिकेशन में ये स्टेप है पब्लिक कंसल्टेशन। तो उन्होंने क्या किया है, बहुत बड़े बड़े टाइप के प्रोजेक्ट्स को उन्होंने पब्लिक कंसल्टेशन में से हटा दिया। तो पब्लिक कंसल्टेशन करने का जरूरत ही नहीं है। आपने 5 साल में एक बार वोट दिया कि नहीं? सोच समझ के दिया था या नहीं सोच समझ के दिया? पूरा बहुत गलत किया। बस वही है, गवर्नमेंट आपसे तभी बात करेगा, ठीक है? आपके इलाके को डिस्ट्रॉय करेगा तभी नहीं बात करने आने वाला, तभी एक बार बात करेगा, वंस इन 5 years। हेलो टाटा बाय बाय, ओके। तो ये जो है, इस स्टेप को निकालने की वजह से आज की तारीख में सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट? अपने लैंड के लिए, अपने हक के लिए। और हम सोचते हैं कि क्या हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंटी डेवलपमेंट, एंटी नेशनल लोग रहेंगे, कोई उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रहेगा, हम लोग एंटी नेशनल ही रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हमें यही सुनाता है। लेकिन वो क्या करेंगे अगर गवर्नमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही है? पब्लिक कंसल्टेशन भी हटा दिया लॉ में से, प्रोजेक्ट हो रहा है उनके एरिया में, उनका पूरा लाइफ नष्ट हो रहा है, उनके घरों के ऊपर प्रोजेक्ट होता है। मोस्ट टाइम ये जो लोग है, कम्युनिटीज है जो फाइट कर रही है प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, उनके घरों को नष्ट करके वहाँ पे जहाँ पे उन लोग सेंचुरी से रह रहे हैं, उनका घर है, उनका पूरा परिवार है, गार्डन है, उनका जो भी है उनका सब नष्ट करके उनके जो काम है, उन लोग अलग अलग प्रकृति के साथ या अलग अलग टाइप के उन लोग काम करते हैं, उनकी लाइवलीहुड को नष्ट करके वहाँ पे वो लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन उनको बोलने का हक नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट चाहिए नहीं चाहिए, आप हमारे घर पे आपसे उसको नष्ट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट में से पब्लिक कंसल्टेशन का स्टेप हटा दिया है। और ये पब्लिक कंसल्टेशन जो एक टाइम था, पब्लिक कंसल्टेशन वैसे भी मियर फॉर्मेलिटी के तौर पे हो रहा था। कम्युनिटी लीडर्स को वहाँ कॉपी नहीं लिखते थे, यहाँ पे हियरिंग हो रहा है, वो लोग बोलेंगे ये हॉल में करेंगे, ऐसे ही होगा यार, वीडियो कैमरा के साथ, ऐसे बिल्कुल ऐसा सेटअप रहेगा, ठीक है? लेकिन उन लोगों को आने ही नहीं देंगे, पुलिस उनको घर से पकड़ के उनको डिटेंशन में रख देंगे, तो वो यहाँ पहुँच ही नहीं सकते और वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता है, ठीक है? ऑब्जेक्शन भी अगर डालेंगे उसका रिपोर्ट में आएगा, ऑब्जेक्शन पब्लिक कंसल्टेशन का रिपोर्ट आएगा, आज की तारीख में आता है जिन प्रोजेक्ट में बात की है, लेकिन उन सारे ऑब्जेक्शन को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, तो भी पास हो जाएगा। कंडीशंस डाल देंगे 1 2 3 और फिर पास कर देंगे। तो इस तरीके से अगर चीजें हो रही हैं तो लोगों के पास चारा क्या है? उन लोगों को प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान एटलीस्ट वो तो देता है आर्टिकल 19 के अंदर। तो हमारे प्रोटेस्ट करने का हक हमारे पर्यावरण के हक से टोटली जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में तो कंप्लीटली जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में हम पर्यावरण को एक ही वे से बचा सकते हैं। लोगों को बताओ क्या है पर्यावरण, और दूसरा क्यों इम्पोर्टेंट है, हम पे क्या गुजरने वाली है अगर ये होने लगा तो, और दूसरा उनको बताओ कि हमें इसके बारे में प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। और वैसे हमारी जो झुंड है उसको बड़ी करो, इतनी बड़ी करो कि पूरा वसई जो है उसमें अगर कोई पॉलिटिकल लीडर को आना भी है ना, तो उन लोगों को पर्यावरण के बारे में सोचना पड़ेगा, इतनी बड़ी झुंड करनी पड़ेगी, तो फिर उन लोगों को सुनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनेंगे, बहुत सारी विक्ट्रीज हुई है। आर्य पहले बंद कैसे हुआ? आर्य तो सुप्रीम कोर्ट तक बंद नहीं किया था प्रोजेक्ट को, लेकिन वो बंद कैसे हुआ? यहाँ पे है हमारे आर्य के साथ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसके प्रोटेस्ट बंद नहीं हुई, प्रोटेस्ट जारी रही, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया, बोला कि हमको वोट दोगे, तो गवर्नमेंट ने बोला हमको वोट दोगे तो हम ये आर्य जो है माहौल आर्य सब पॉलिटिकल मुद्दा बन गए, एनवायरमेंटल इश्यूज थे वो पॉलिटिकल मुद्दे बन गए, ओके?
में चला, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट चेंज हो गई और फिर बढ़ गए वो लोग आगे। तो लेकिन ऐसे बहुत उदाहरण है, ठीक है। जब ड्राफ्ट EIA 2020 आया था, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020, उन्होंने ये 2006 के लॉ को चेंज करने की कोशिश की 2020 में, कब पैंडेमिक हुआ तब, तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। इतना बड़ा जो ड्राफ्ट, मैं आपको बताती हूँ, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन हमारा एनवायरमेंट का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा, ओके। उसमें पूरा प्रोसेस है, अप्रूवल कैसे मिलती है, एनवायरमेंट अप्रूवल, वो प्रोसेस की वजह से। तो कोई अगर वो उस नोटिफिकेशन से हिट होते हैं तो फिर वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते विदाउट एनवायरमेंट, वो इलीगल माना जाएगा। तो ये जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है 2006 का, उसको बदलने की कोशिश पैंडेमिक के टाइम में की गई, और जब इतना बड़ा कानून बदलते हैं तो उनको पब्लिक का ओपिनियन देना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने ये रिलीज किया पब्लिक ऑब्जेक्शंस पीरियड में, लेकिन तभी कोविड चल रहा था, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट नहीं रिलीज किया था, सब जगह अवेलेबल नहीं था, लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं था। अलग अलग कम्युनिटीज है हमारे देश में, आपको रीजनल लैंग्वेजेस में रिलीज करना पड़ता है, लॉ तो हमारा होता ही है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो भी इतना बड़ा कैंपेन चला पूरे देश में कि 17 लाख ऑब्जेक्शन रिसीव हुए मिनिस्ट्री को, पहली बार ऐसा हुआ, वो भी एनवायरमेंट के लॉ को लेकर। आज तक वो लॉ पास नहीं हुआ है, लेकिन उस लॉ में जो लिखा था, वो ड्राफ्ट लॉ में छोटे छोटे लॉ लाके, जो मैंने आपको बोला कि इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, ओके, छोटे छोटे अमेंडमेंट लाके उसको नष्ट कर दिया है जो लॉ था वो। और इसमें से जो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स हैं वो ऐसे थे कि आप लॉ से हटाओ प्रोजेक्ट, तो उनको ये लॉ में जाना ना पड़े। पब्लिक कंसल्टेशन हटाओ, वैलिडिटी क्लियरेंस की इतनी बड़ी कर दो, 10 से 11 साल, आज 11 साल की है, इतनी बड़ी कर दो कि उनको वापस एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए नहीं आना पड़े, पहले दिया हुआ है ना, उन लोग उसके ऊपर अपना काम कर सकते, राइट। तो ऐसे कर करके जब भी क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, जब डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, जब क्लाइमेट एक्शन की बात ग्लोबल स्तर पे हो रही है, हमारे यहाँ पे जो पहले अच्छे लॉज थे उनको भी नष्ट किया गया सेम पीरियड में। 2015 में हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था इंडिया में, इंडिया का बहुत बड़ा इंटरनेशनल नाम हो गया उसे, मतलब हम बहुत बड़ा इंटरनेशनल नाम हो गया क्योंकि यूएस ने साइन नहीं किया और इंडिया ने साइन किया, तो ग्लोबल साउथ का बड़ा लीडर जो है उसने साइन कर दिया। तो 2015 में हमने साइन किया था, अभी 2025 है, ये 10 साल में आपने पेरिस एग्रीमेंट में कमिटमेंट किया कि आप क्लाइमेट चेंज रोकेंगे, ओके, और वहां से आपने सब जगह कॉप गए, यूएन का डिफेंडर क्या चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला, ये वो सब हुआ, लेकिन उस पीरियड में इंडिया में क्या हुआ, फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ, 150% कार्बन एनर्जी ज्यादा बढ़ी, कार्बन प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ा, ठीक है। ऑलराइट, हमारा लॉस जो है, जो एनवायरमेंट क्लियरेंस का है, आज की तारीख में एनवायरमेंट क्लियरेंस रिजेक्ट नहीं होते। जब ये गवर्नमेंट पावर में आया था तो 230 पेंडिंग एप्लीकेशन थे जो वो रिजेक्टेड या फिर जिनको प्रोसेस नहीं किया जा रहा था क्योंकि उनमें फॉल्ट्स थे, मिटिगेशन नहीं था, डैमेज था एनवायरमेंट को, और ये सब। तो 2014 में 230 एप्लीकेशन थे। गवर्नमेंट का पहला जो ये एनवायरमेंट मिनिस्टर जयराम प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने जब चार्ज लिया तभी बोला अभी मैं आ रहा हूँ, अभी प्रोजेक्ट फटाफट होएंगे। क्यों? मिनिस्ट्री वाज सेइंग इट, उन्होंने प्रेस रिलीज निकाला कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सारे अलग रिफॉर्म्स लाएंगे। उन्होंने माइनिंग रिफॉर्म्स निकाली, 2015 में उन लोगों ने माइनिंग का एक बहुत बड़ा उन्होंने लॉ निकाला। तो ये कर करके उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इसको इंडिया को बिजनेस मैग्नेट बनाएंगे, सब बिजनेसेस को यहाँ आना चाहिए। जब भी कोविड चल रहा था तभी उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे दिया माइनिंग में, आत्मनिर्भर भारत के नाम पे, सब कुछ अभियान के नाम पे होता है। अभियान जब लोग पढ़ते होते अरे इंडिया प्रगति कर रहा है, खुद जा रहे हैं 6 फुट नीचे। तो ये जो पूरा एक साइकिल चला है 2014 से, और उसके बाद जो लॉज का जो चेंजेस आए हैं, ओके, और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट्स हुए हैं हम पे, वो एक चीज जो है वो लोगों को नहीं पता कि ये चीजें कैसे
बढ़ गया, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया तो कंस्ट्रक्शन टाइम डाउन हो गया। हम तो बोल रहे हैं कि रेरा के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एक डेढ़ साल में हम लोग कंप्लीट करके दे रहे हैं, बोल रहे हैं ना हम लोग। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि कंस्ट्रक्शन फास्ट हो सकता है, उसको ड्यूरेबल बना सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या मस्त टेक्नोलॉजी है हमारी। लेकिन एनवायरमेंट क्लियरेंस की वैलिडिटी हम लोगों को 5 साल से 10 साल बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? 10 साल में हमारा, आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ से ज़्यादा एनवायरमेंट इम्पैक्ट शायद से कम होगा, आप यहाँ पे रहते हैं, 10 साल में आपका एरिया चेंज हुआ कि नहीं होगा? लास्ट 10 साल से अभी तक आपका एरिया चेंज हुआ है कि नहीं? हाँ, तो 10 साल पहले ली हुई क्लियरेंस वो आपको बताएगी एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, आपको वापस करना पड़ेगा ना उसे। तो ये जो चीज़ें हैं अनसाइंटिफिक है, ये की जा रही है क्यों? सो दैट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन जो कॉर्पोरेट्स हैं, प्राइवेट एंटिटीज है, वो अच्छी तरह से इजीली कर सकते। तो यही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सबसे बड़ी आयरनी जो हुई थी 2016 में, आई थिंक हमारा रैंक कुछ 130 या कुछ तो था। 2020 में जो लास्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने उसे बंद कर दिया, उसमें हमारा रैंक था 63। इतना बड़ा जंप हम लोगों ने कैसे किया? उसमें रीजन लिखा था वो रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट में रीजन लिखा था। वो रीजन लिखा था कि हम लोगों ने हमारे जो रेगुलेटरी प्रोविजंस है उसको ईज कर दिए, तो उसकी वजह से बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट करता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो है, ठीक है। ये लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स है, ये हम कहने वाले नहीं है, ये उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है। और यही सेम चीज अगर हम लोग देखें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, सेम टाइम में हम लास्ट पहुंचे वर्ल्ड में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस पे। 180 कंट्रीज में से हम 180 थे 222 तक। तो ये है एक्चुअल जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। ये बस मैं यहाँ पे ही अभी खत्म करूंगी क्योंकि बहुत हैवी भी हो गया है। आई कैन सी दैट यू नो थोड़ी तो चीजें हम लोगों ने आई थिंक कवर की, लेकिन ऐसे बहुत सारे अलग अलग लॉज हैं। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है जो आया था, उसको भी उन्होंने 2011 का नोटिफिकेशन उन्होंने 2019 से रिप्लेस किया, जिसका अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रहा था। वो 2019 का जो नोटिफिकेशन है CRZ का, उसमें भी उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हिट हुआ उसकी वजह से, क्योंकि जो कोस्ट है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकता, जो बीच एरिया है, जो वहाँ पे जो क्या कहते हैं रीफ एरिया है, जो हमारा उनका अलग अलग जोन्स बनाया है इस नोटिफिकेशन में। और जो इस जोन्स में पढ़ते हैं CRZ1 हो, CRZ2 हो, CRZ3 हो, तो उसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है या कंप्लीटली नहीं अलाउ किया गया। ये जोन में भी फेरफार की गई है। हाईटाइड लाइन से वो जोन डिटर्मिन होता है और वो हाईटाइड लाइन में उन्होंने फेरफार की। तो पहले जो कंस्ट्रक्शन आप 200 मीटर तक कुछ नहीं कर पाते थे, आज आप 50 मीटर पे कर पाते, लोग 50 के अंदर भी कर रहे हैं। गोवा में मैं अभी केस कर रही हूँ जहाँ पे 44 मीटर्स पे हाईटाइड लाइन, वहाँ पे बहुत बड़ा टूरिज्म प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ऐसे देश में, और वो भी कौन कर रहा है हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो आपको ऐसी क्लियरेंसेस नहीं मिलेगी। तो ऐसे देश में उन लोगों ने ये जो पूरा जो लॉ है उसको कम्प्लीटली उन्होंने नष्ट किया है। और ये क्यों किया है? तो जब लोगों को सी फेसिंग बिल्डिंग्स मिल सके, और वो सी फेसिंग बिल्डिंग्स में जो फ्लैट्स होते हैं वो 20-20 करोड़ में जो जाते हैं, उसका पैसा आपको मिलता है नहीं। तो ये हमारे लिए नहीं हो रहा है ये चेंजेस, ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए चेंजेस रोकना जरूरी है। नहीं, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पावर दिया गया है, ओके, टू मेक डिफरेंट लॉज। ओके, आप गंगा को प्रोटेक्शन करने के लिए आप अलग अलग लॉज ला सकते, क्योंकि सब कुछ तो एक एक्ट में नहीं आ सकता। एनवायरमेंट का बहुत अलग अलग चीजें हैं। हम लोग अगर पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन को लेके ही बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक क्लियरेंसेस की बात करें, क्लियरेंसेस को लेके अलग अलग लॉज है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन
एक्ट के अंदर कंसेंट को ऑपरेट और ये सब इसको भी डाइल्यूट किया गया है। ये बहुत ही बड़ा एक सब्जेक्ट है। ओके, सिमिलरली एयर एक्ट के अंदर है, ये जो कंसेंट को ऑपरेट करके जो आता है उसके बिना इंडस्ट्री सेटअप नहीं होता है। ओके, सिमिलरली हमारे जो ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा, उसके रूल मेकिंग पावर के अंदर। और वो रूल मेकिंग पावर के अंदर EI नोटिफिकेशन, CRZ नोटिफिकेशन, ये सारे जो नोटिफिकेशन है जिसमें क्लियरेंसेस के लिए है, वो सब उसमें से आए। तभी उस टाइम पे राजीव गांधी थे, तभी एक्चुअली इफ यू सी ना, आप अगर उसका देखेंगे, आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन का अगर वो जो जजमेंट पढ़ा होगा या उसके बारे में अगर सुना होगा, तो उसमें इसका पूरा दिया गया है हिस्ट्री। और उसमें क्या बताते हैं कि 1985 तक जब प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंसेज होते थे, वो ऐसा स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज नहीं होते। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ की बैकिंग के साथ जो होता है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंसेज टाइप के होते थे। लेकिन 1986 में जब लॉ आया और उसके बाद जो अलग अलग लॉज भी आए, उसके अंदर एनवायरनमेंट को लेके मैं बात करूँ, सिर्फ इंडस्ट्री चालू करने को लेके नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट क्लियरेंस के नाम पे मैं बोल रही हूँ, वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। बाकी सेटअप करने के लिए आपको दूसरे लोकल अथॉरिटी के लॉ और जो एयर एक्ट, वाटर एक्ट, इन सब के अंदर जो आपको NOC चाहिए वो तो होते ही थे। लेकिन एनवायरमेंटल को लेके जो प्रायर पहले प्रोजेक्ट करने से पहले आपको क्लियरेंस लेना है, ये EI नोटिफिकेशन 1984 में आया, जो 2006 से रिप्लेस हुआ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो ड्राफ्ट EI 2020 की मैं बात कर रही थी, उसको रोका गया, उसमें वो लोग जो प्रोविजन ला रहे थे, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस वो हटा रहे थे वो, इन अ सेंस, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देंगे तो कोई नहीं देगा, कौन करेगा इतना मगजमारी ना क्लियरेंस देने के लिए। मतलब हम बना रहे हैं कुछ 500-600 करोड़, उसके लिए हम लोग क्यों इतना मगजमारी करेंगे, ऐसा है राइट। तो ये जो क्लियरेंस लेने का मैंडेटरी क्लियरेंस, प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस देने का उन लोग डाइल्यूट करके उन लोग प्रोविजन ला रहे थे कि अगर आपने क्लियरेंस नहीं लिया और आप प्रोजेक्ट चला रहे हैं 10 साल, तो आप लॉ के अंदर अभी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और उसको रेगुलराइज करवा सकते हैं। आप पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस ले सकते हैं। ओके, और पोस्ट फैक्टो, और अभी जस्टिस गवई ने, जो हमारे नए चीफ जस्टिस है, पहला जजमेंट जब वो आए तो उन्होंने ये पास किया कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट वैलिड। लेकिन उन्होंने इतना अटेम्प्ट किया है इसको लाने के लिए, 2018 में उन्होंने अमेंड किया EIA को, और एक 6 महीने का पीरियड दिया, सारे इंडस्ट्री ने जाके अपना एप्लीकेशन फाइल किया पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के लिए, बहुतों को अप्रूवल मिला। फिर 2019 जब कोविड हुआ, तो एक ऐसा जो इंडस्ट्री था, ओके, वो वाइजैक में LG पॉलीमर्स करके, ओके, उन्होंने भी ऐसे ही एप्लीकेशन डाला था, इलीगली अपना यूनिट चला रहे थे उन लोग 20 साल के लिए, और वहाँ पे बड़ा एक्सीडेंट हुआ और 16 लोग मर गए। वहाँ पे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे 16 लोग मर गए। पता चला कि उन लोग इलीगली ऑपरेट कर रहे थे और ये प्रोविजन का लाभ लेके उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया था, इसलिए उनको हटाया नहीं गया। तो ऐसे ही होगा अगर कोई भी यहाँ पे आके आपके लिए पावर प्लांट चालू कर दे आपके घर के बाजू में और उसने क्लियरेंस नहीं लिया है, सेफ्टी है नहीं है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या है, लोगों पे इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है, लैंड लिया उन्होंने लेकिन ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया है, जो लैंड लॉज में है उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर हाईवे कुछ भी बनेंगे, नो पब्लिक कंसल्टेशन, नो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, नो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो कोई भी हाईवे बनेगा, कोई भी रोड बनेगा, इतना बड़ा कोस्टल रोड बना, जिससे कल चल के अगर हमें पता है बॉम्बे की हालत क्या है, कल चल के अगर समुद्र अंदर आया उसका इम्पैक्ट असेसमेंट होना जरूरी है कि नहीं है। और वहाँ पे फिशिंग कम्युनिटी है, वो फिशर्स जाते हैं रोज फिशिंग करने के लिए, वो वापस आएंगे घर के नहीं, उन लोग क्या हम लोग उसको भगवान के नाम पे छोड़ेंगे। तो ये सिचुएशन में जो लॉज लाए गए हैं, ये सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बिना, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बिना आप उसे रेगुलराइज अगर कर देंगे तो चलती रहेगी यूनिट, 10 साल बाद 20 साल बाद एक्सप्लोजन होगा, सब मर जाएंगे, यही होगा ना। तो ऐसे उदाहरण है, ऐसे हुआ है, ये उदाहरण भी है, लेकिन तो भी इस लॉ को, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस के लॉ को लाने की बहुत कोशिश की, छोटे नोटिफिकेशन ला के बड़ा लॉ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करके। ये कोर्ट है जिसने बोला कि नहीं, पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस नहीं होना चाहिए। पहले भी ऐसा हुआ था, हमारे केस में भी पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस नहीं वैलिड, ऐसा जजमेंट आया है 2017 में, उससे भी थोड़ी रोक हुई, लेकिन ऐसे
कर करके रोक ला रहे हैं, नहीं तो फिर ये सब अलाउ किया जाए। तो मैं बस यहाँ पे लोगों की बहुत सारे लॉज है, उसमें हम लोग टोटली नहीं जा सकते हैं और आज की तारीख में उनकी सिचुएशन भी अलग है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी, ये मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी में बताई हैं, ये इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ कि क्राइसिस के टाइम पे भी उन्होंने कैसी चीज़ें की है। जैसे 16 लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है, ओके, वो उन्होंने अप्रूव किए बाय वे ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके, जो एक्चुअल इकोलॉजिकल रिजर्व्स में है, ठीक है। उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, किसी के पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, ना ही कोई हियरिंग्स हुई थी, ना ही कोई कंसल्टेशन हुआ। ऐसे ही उन्होंने एक सिटिंग में, ऐसा रहता है ना, आज 1 घंटे का मीटिंग रहता है, आपको डिसीजन, उन्होंने इतने बड़े फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का डिसीजन ले लिया, 16 इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग what do you call elephant corridors, including wildlife reserves। साथ में पब्लिक हियरिंग, बुलेट ट्रेन के टाइम पे उन्होंने लीडर्स को नहीं जाने दिया। ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स हैं उन चीज़ों के जिससे हम लोग बात कर रहे थे। So what can be done in such system? So like I said, there are many things that ये this is the linear infrastructure, ये one of the projects है जो अप्रूव हो गया था ऐसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंस। वो गोवा में वहाँ पे सेव मोलन करके बड़ा कैंपेन चल रहा है। ये 3 लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने की एक टाइम पे कोशिश की गई और उसके खिलाफ, और उनके अप्रूवल्स भी कोविड के टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुए। ये वाइजैक का है, एलजी फॉर वॉल्यूबल्स का। बस क्लाइमेट चेंज पे हमें जाने की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन एज वेल। पहली बात तो हम बहुत कर सकते हैं, ये समझ लो आप, हम बहुत कर सकते हैं। अगर कुछ रुकेगा वो हम ही से रुकेगा, ओके। स्टार्टिंग से सबसे पहली बात जो हम लोग कर सकते हैं इज एज ऑर्डिनरी सिटीजन। शायद हम लोग जंगल में नहीं रह रहे, शायद हम लोग हमारे लोकेशन में रह रहे हैं, हम लोग बोलते हैं हम सिटी में हैं, हम क्या करेंगे, वहाँ पे हो रहा है, इतना दूर है वहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे। तो आप वहाँ से भी बहुत कर सकते हैं। पहली बात जो आप कर सकते हैं वो इश्यू को समझने की कोशिश। जो आता है न्यूज़ में, जो बाहर आता है फेक न्यूज़, जो कोटेड शुगर कोटेड न्यूज़ आता है कि नहीं इंडिया ये कर रही है, इंडिया वो कर रही है, उसको पहले समझने की कोशिश, खुद ही से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश। अगर आपको पता चलता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो किस कॉस्ट पे हो रहा है, लोगों के ऊपर, हम पर कॉस्ट क्या है, उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारा जो क्या कहते हैं एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है उसको पहले समझने की कोशिश, उसको हम लोग अगर समझ लें, उसके बाद जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इज टू बी एबल टू send that information across, share that information across with as many people as possible। हम अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। हमें अगर पता चलता है कि कोई एनवायरनमेंट का इशू है, हम अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम सिटी में रह रहे हैं तो हम मदद अगर करना चाहते हैं कम्युनिटीज़ को, वहाँ पे हम कैसी मददें कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया अवेयरनेस कर सकते हैं, हम वहाँ पे वो जो इशू है उसको हाईलाइट कर सकते हैं, उसके कैंपेन में जुड़ सकते हैं दूर से। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की मदद कर सकते हैं, अगर हमें लॉयर्स पता है, अगर हमें उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना आता है या हम जानते हैं जो लोग डॉक्यूमेंट्स को पढ़ सकते हैं, हम लोग उनके साथ संपर्क में ला सकते हैं कम्युनिटी को। हम खुद असिस्टेंस कर सकते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए उनके लैंग्वेजेस में, या फिर लोगों को हम लोग स्कूल कर सकते हैं। ऐसा हम लोग एक पूरा कैंपेन बना सकते हैं वो इशू को, एक्चुअली वो प्रोजेक्ट को, वो एक्टिविटी को रोकने के लिए। तो ये आप मुहिम में कैसे जुड़ सकते हैं, उसमें आप अलग अलग रोल्स प्ले कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आजकल सब लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं इन सम वे और द अदर, ओके। ये कंटेंट क्रिएशन नेगेटिव करने से अच्छा हम लोग कोई पॉजिटिव कंटेंट क्रिएशन एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। और वो कंटेंट क्रिएशन जो है उसके लिए मटेरियल्स तो हमें पब्लिकली अवेलेबल है, क्योंकि आज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एक बहुत अच्छा जो चीज़ हुआ है इज इंफॉर्मेशन एक्सेस। एक साइड पे हम लोग को इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है या प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूसरे
स्तर पर अगर इंफॉर्मेशन आता है तो वो बहुत ही वाइडली शेयर होता है. So there is also an advantage to having this kind of information access and to be able to provide that freely on the internet. तो ये चीज़ें भी हम लोग अलग अलग वेज में मटेरियल्स क्रिएट करके हम लोग कर सकते हैं. दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, ये तो कैंपेन को जोड़ने की बात है. दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम लोग कैसे अवेयर रहें, हमारे एरिया में क्या हो रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है. हम स्टेक होल्डर्स हैं, तो हम कैसे हमारे अर्बन प्लानिंग में क्या हमारे यहाँ पे क्या क्या अलग अलग प्रक्रियाएं चल रही है, अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं हमारे डेवलपमेंट में, हमारे एरिया में. लोकल बॉडीज क्या क्या कर रही है, रोड कंस्ट्रक्शन से लेके अगर हम लोग कुछ एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इस पर हमें सतर्क रहना और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. उसको होने नहीं देना है. जैसे ऐसे हो रहा है, हम लोग ऐसे बैठ रहे हैं, हाँ यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं क्या हो रहा है. ऐसे नहीं होना है. हम थोड़ा फाइंड आउट करें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी ज़रूरत है क्या. ओके, क्या एक झाड़ को क्यों काटा जा रहा है, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम बात करते हैं ना इंडिविजुअल लेवल पे. इंडिविजुअल लेवल पे ये हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे सब कुछ कर सकते हैं. मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला, ये मेरा इंडिविजुअल है, मैं नहीं करती. ठीक है, मैं टिश्यू पेपर यूज़ नहीं करती, मैं ज़रा भी यूज़ नहीं करती, मैं बिस्लेरी नहीं करती. ये मेरे इंडिविजुअल चॉइसेस है. हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे हम जो चाहे हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ओके हम सिर्फ यही चाहेंगे कि हम खुद गिल्टी ना फील करें कि हम उसका एक पार्ट नहीं है, हम उसका एक हिस्सा नहीं है. राइट. लेकिन अगर हमें सही में इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें करनी है तो हमें इंडिविजुअल लेवल अगर कलेक्टिव लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ओके, हमें एटलीस्ट हम जहाँ रहते हैं हमारे सिटी को, हमारी एरिया को प्रोटेक्ट करना है, वहाँ की एनवायरनमेंट को, वहाँ की हेल्थ को हमें प्रोटेक्ट करना है. तो वो तो हमारा इंडिविजुअल काम है. इंडिविजुअल काम ये नहीं है कि हम पहन क्या रहे हैं. इंडिविजुअल काम ये भी है कि एज एन इंडिविजुअल लिविंग इन एन एरिया, ठीक है, हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी सिटीजन की हम लोग कैसे निभा रहे हैं. उसके लिए चीज़ें करना और एज ए सिटीजन चीज़ें करना, दो चीज़ें अलग है. तो वो भी एक इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअली नहीं कर रहे हैं वो. ओके, कम्युनिटी में करने के ऊपर वो हमारा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. क्योंकि ऐसा नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐसा नहीं कहता है कि सब सिटीजन मिलके करेंगे. सिर्फ ऑल सिटीजन हैव द ड्यूटी, मतलब हम सबका ही ड्यूटी है इंडिविजुअली. राइट. तो ये करना बहुत ज़रूरी है, टू बी वेरी अवेयर ऑफ द चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस, टू बी स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस, टू रेज आवर वॉइसेस, टू फाइंड इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है कहाँ पे. ठीक है, उसके प्रोसेस में जुड़ना. लोकल लेवल पे अगर कोई बॉडीज है, कोई फॉर्म हो रहा है, उसमें जुड़ो, बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस. वहाँ पे होगा ना अमेरिका में कंपल्सरी जूरी ड्यूटी होती है. जस्टिस सिस्टम में भी उन लोगों का रोल रहता है, तो वो कंपल्सरी जूरी ड्यूटी होती है. अगर कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है उसका एग्जेम्पशन होता है. हमारे यहाँ पे क्या है, सिटीजन स्टेक होल्डर्स लगते ही नहीं, उनको बनाते ही नहीं है और लोग भी खुश है. हाँ, फिर अपनी जिम्मेदारी नहीं है. नहीं, हमें बनना है. हम चाहते हैं कि सिटीजन इनिशिएटिव ज़्यादा हो. प्लानिंग में उदाहरण देते हैं, वसई है राइट, वसई में या ये वसई के विलेज में जहाँ पे हम हैं आज, वहाँ की जो प्लानिंग डिसीजंस है, वहाँ की जो बॉडीज़ है, क्या हम उसका हिस्सा है? क्या हमने कोशिशें की है कि ऐसी बॉडीज़ बने जहाँ पे हम भी उसका हिस्सा हो सके? दो तरीके की चीज़ें. एक है कि ऐसी बॉडीज़ है ऑलरेडी जहाँ पे गवर्नमेंट और लोग साथ में बैठ के, चाहे वो कलेक्टर जो है वो जन सुनवाई करता हो एवरी मंथ. एग्जाम्पल है, बहुत सारी जगह में ऐसा होता है, कलेक्टर्स जो है वो जन सुनवाई करते हैं. वंस इन अ मंथ लोग जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं. ठीक है, आप अपने यहाँ पे होने वाली प्रॉब्लम्स को लेके कभी वहाँ पे गए हैं, एक उदाहरण है. ओके, कमिटीज़ है, लोकल गवर्नमेंट्स की कमिटी होती है. ओके, उसमें कभी कभी पब्लिक हियरिंग्स होती है. क्या हम जाते हैं वहाँ पे, अगर हमारे एरिया की पब्लिक हियरिंग होनी है तो? हाँ, बॉडीज़ होती है, क्या उस बॉडीज़ में हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं उसके आगे, बॉडीज़ नहीं है तो हम लोग क्या उसके आगे सोच रहे हैं कि म्यूनिसिपैलिटी के पास जाए और बोले उनको कि ऐसा सिटीजन प्रोटेक्शन, ऐसा एक बॉडी होना चाहिए जो एनवायरनमेंट को लेके आपको ये सबमिशन दे सके? या क्या हमने खुद एक ग्रुप क्रिएट किया है जो लोकल गवर्नमेंट के साथ जाके बात करेगा जब कुछ भी होगा? यहाँ अलग अलग लेवल पे ये काम हो सकता है. छोटे छोटे लेवल से शुरू करना है
सकते हैं, क्रिएटिव प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्कूल्स में जाके अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं, इनिशिएटिव कर सकते हैं, तो उनको पता चले। ड्राइंग कंपटीशन से लेके हम लोग अलग अलग म्यूजिक कंपटीशन, म्यूजिक फेस्टिवल्स रख सकते हैं जिसमें एनवायरनमेंट थीम हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है अलग लेवल्स पे, अवेयरनेस के लिए भी और एडवोकेसी के लिए भी। एडवोकेसी मतलब कोई एक्शन करने के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचना जरूरी है। नहीं, मैं एक चीज़ की कुछ चीज़ें हैं, हाँ, टॉकिंग अबाउट इन जनरल। फिर दूसरी एक बात है कि अभी मतलब हरित बसें से लेके हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। अभी तो टावर सिस्टम हो रही है, तो उसका जो मतलब बसें जो डूब रही है वो अभी भी डूबेगी, और अभी भी उसको परमिशन मिल रही है जहाँ पे नाला नहीं है। तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इशू है वो तभी से लेके अभी भी ऐसा ही है। तभी तो पॉलिटिकल मतलब हम लोग जो बोलते हैं कि जो सिस्टम वाले थे जिनके साथ हम लोग विरोध कर रहे थे वो एक तो सिस्टम थी, और आज भी जो लोग आए हैं तो उसमें मतलब यही इशू मतलब बहुत मैं क्या बोलती कि अलग जगह पे हम अलग तरह से, आपने जैसा बोला कि एनवायरमेंट के लिए स्कूल में अगर फिर वो कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले से ही लेके इशू है। और अभी जो बोल रहे हैं कि डूब रही है तो नाले सफाई करो, नाले सफाई एक छोटा मामूली चीज़ हो गया। सब लोग सब जगह पे भराव अभी भी कर रहे हैं। ये जो 100 फीट का रोड है वो वहाँ पे तो उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ करी जा सकती है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण सुरक्षा समिति के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ थे, तभी उन्होंने जजमेंट पास किया। इसमें उन्होंने कहा कि स्टेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है STP, CETP, CTPs इन सबको लेके, राइट। अगर उन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किए तो उनको इस्टेब्लिश करनी चाहिए। ओके, ये पूरा जो है वो नाले के ऊपर होने वाले पोल्यूशन, रिवर में होने वाले पोल्यूशन को लेके उनको कंट्रोल करने के लिए ये जजमेंट लाया गया। 6 महीने का टाइम दिया गया था उनको अमलीकरण करने के लिए। बहुत सारे स्टेट्स में, एटलीस्ट गुजरात में इसको लेके साबरमती का जो रिवर्टिफिकेशन का जो केस चल रहा है वो उसी के अमलीकरण को लेके चल रहा है वहाँ पे। वैसे अलग अलग जगह में इस जजमेंट को यूज़ किया जा रहा है, उसको लेके एक चेक करा जा सकता है क्या स्टेट वेस्ट डिस्पोजल का क्या मैकेनिज्म यूज़ कर रही है। ओके, उन्होंने क्या रिवर्स पल्यूट हो रहे हैं, नाले पल्यूट हो रहे हैं, कौन उसको पल्यूट कर रहा है। ओके, RTIs भी डाली जा सकती है कि कितने ये STPs है यहाँ पे। ओके, सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कितने हैं, सुवेज हो रहा है, ट्रीट नहीं हो रहा है, सॉलिड वेस्ट का क्या हो रहा है, सॉलिड वेस्ट की क्या मैनेजमेंट है। तो ये सब चीज़ें लेके आप लोग एक क्लीन वसई मिशन शुरू कर सकते हैं, समथिंग पैरेलल सिटीजन्स मिशन शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप लोग ये सारे सवालों को भी उठाए और गवर्नमेंट को बोले हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप इसे बेहतर करो। तो ऐसे करके एक पॉजिटिव मूवमेंट जिसमें यूथ भी जुड़ने की कोशिश करें, ऐसा कुछ शुरू किया जा सकता है। ऑफकोर्स इसमें धीरे धीरे ही होगा, ये कुछ एक टाइम पे होने वाला नहीं है। नो, वी कैन ऑल कंट्रीब्यूट। So